अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने उर्दू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और मैं वो कुछ कैसे पेपर जो है वो प्रोवाइड करूंगी आज की वीडियो में। क्योंकि बेसिकली उर्दू का पेपर जो होता है वो हम कहते हैं बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, वो वैसा होता नहीं है। क्योंकि बच्चों को उस टाइम पर इतनी सारी चीज़ें याद नहीं आ रही होती हैं कि हमने उस टाइम पर क्या लिखना है। तो बेसिकली जब आपने पहले से चीज़ें याद की होंगी, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रीवियस बेस्ड नॉलेज होगा, तभी आप लोग उर्दू का पेपर जो है वो आसानी से अटैम्प्ट कर सकोगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने तैयारी कैसे करनी है, और उसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करूंगी एसएस के हवाले से और क्लास 4 के हवाले से। क्योंकि जो बाकी पेपर होता है वो टोटल डिपेंड कर रहा होता है पेपर सेटर के मूड के ऊपर कि वो किस तरह का और कहाँ से पेपर उठा के देता है। ये सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ एक चैप्टर को कंसिडर करता है या 4-5 चैप्टर को कंसिडर करता है। तो ये बेसिकली सारा का सारा आप समझ लें एक तुक्का ही होता है कि उर्दू का पेपर इस तरह आएगा कि इस तरह आएगा। ओके बच्चों, अगर हम बात करें पेपर की कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको पता है कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और आपके पहले एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, जिसको आपने सॉल्व करके दे देना होता है। एमसीक्यूज रीडिंग में से भी होते हैं, कुछ आपके उर्दू के सिलेबस में से होते हैं, ठीक है, जिसमें जुम्लों की दुरुस्ती होती है, ज़बर मिसाल वगैरह होते हैं, सब कुछ आपके लिहाज के सब कुछ ही होता है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। और जो शायरों का या जो आपके मुसन्निफ होते हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है, उनके एमसीक्यूज जो होते हैं वो सारा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आ जाता है। आप लोग इसके लिए पास पेपर्स कर लो, दैट वुड बी बेनिफिशियल, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली आपको एक तरह से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज जो है वो आते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा पता चल जाए और आप लोग रीडिंग कर लो तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो किस चीज़ का होता है, वो होता है नज़म प्लस गज़ल का, जिसके अंदर आपने नज़म और गज़ल की तशरीह करनी होती है। अब नज़म के बारे में कोई आपको स्पेसिफिक गैस नहीं दे सकता, ना गज़ल के बारे में, क्योंकि अल्टरनेटिव वेज में क्या कहते हैं कि गज़ल के और नज़म के अशार आते हैं, कभी किसी के दे रहे हैं कभी किसी के दे रहे हैं। तो इसके बारे में गैस पेपर प्रोवाइड करना एक इंतहाई बेवकूफ़ी वाली बात होगी। मैं बच्चों को बाउंड कर दूँ कि आप लोग यही चीज़ें कर लो। अगर फर्स्ट टाइम कोई और पेपर आ रहा है तो सेकंड टाइम को ऑल्टरनेटिव उससे कोई ऑपोजिट तरीन पेपर आता होता है, ठीक है, तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस गेस के ऊपर ना जाओगे नज़म के लिए ये वाली नज़में कर लो और गज़ल के लिए ये वाली गज़लें कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। आप लोगों को नज़म और गज़लें जो है वो सारी की सारी करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर तो आप लोगों को नहीं आती हैं तो फिर आप लोग थोड़ा सा देख लो इस चीज़ को कि एक नज़र आप लोग फिर भी देख के जाओ उस चीज़ को, ठीक है। मैं ये आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग नज़म और गज़ल के हवाले से गैस पेपर को फॉलो करो, क्योंकि अगर हर एक शायर की गज़ल की बात करें, हर एक शायर की गज़ल अलग अलग है और उनके अंदर अलग अलग थीम बयान किया गया है। सारी गज़ल जो है वो सेम नहीं है जिसके अंदर महबूब की बेरुखी का जिक्र किया गया है, नहीं। आप लोग गज़ल पढ़ोगे, अगर फराग और पूरी की है या किसी की भी है, आप लोग देखो तो उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट बयान किए गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो किस चीज़ का होता है, वो होता है आप लोगों के सबक की तशरीह का, ठीक है। उन्होंने आपको दो जो है वो सबक असबाक दिए होते हैं, उनका नसर दिया होता है, थोड़ा सा पैसेज उठा के दिया होता है और आप लोगों दोनों की तशरीह करनी होती है। ये सबसे मुश्किल तरीन पार्ट होता है मेरे नज़दीक, क्योंकि आप लोगों ने दोनों पार्ट्स की तशरीह करनी होती है, दोनों पैसेज की तशरीह करनी होती है, तो ये बच्चों के लिए मुश्किल होता है। और इसके बारे में भी गैस पेपर मेरी तरफ से तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये आप लोगों को खुद ही करनी पड़ेगी और ये सारी की सारी करनी पड़ेगी। और दोनों पैसेज जो होते हैं दोनों के दोनों अलग होते हैं, ठीक है, और आप लोगों को उसकी डिटेल तशरीह लिखनी होती है, जिसके अंदर आप लोग कोट्स लिखते हो, शेर वगैरह लिखते हो, तो ये आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं अभी आपको बताती हूँ, अभी आप लोग थोड़ा सा पैनिक कर रहे होगे, आप लोग घबरा रहे होगे कि हमारे पास इतना थोड़ा टाइम है और हम कैसे इसको तैयार करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, थोड़ा सा गाइड करूंगी, तो आप लोग आसानी से इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो किस चीज़ का होता है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों स्टार्ट होता है आप लोगों के सवालात और जवाबात का, जिसके उन्होंने आप लोगों को दिए होते हैं सवाल जो, और उन्होंने 5 जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इजी पार्ट होता है। अगर तो आपके जहन में कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, या आप लोगों को थोड़ा सा तारुफ के बारे में पता है जो कि मुसन्निफ का होता है उसके बारे में पता है, तो आप लोग आसानी से ये पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। इसके ऊपर इतना टाइम, अगर आप लोग 1 घंटा भी अपने सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन के लिए लगाओगे तो आप लोगों के लिए एनफ होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो होता है खुलासा जात का। 2 खुलासे आते हैं जिसमें से आप लोगों ने एक करना होता है। इसके बारे में आपको गेस्ट पेपर देख सकती हूँ, क्योंकि ये अक्सर क्या होता है कि मिलते जुलते आ रहे होते हैं, रिपीटेडली आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँगी और मैं बताऊँगी कि आप लोगों ने इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है किस चीज़ का, मजमून का। 3 आपको मजमून आते हैं और आप लोगों ने एक अटैम्प्ट करना होता है, 15 नंबर का होता है, और इसको आप लोगों को तकरीबन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 6 से 7 पेजेस के ऊपर आप इसको अटैम्प्ट करके जितना लंबा कर सकते हो, जितनी अच्छी बातें लिख सकते हो मजमून में लिख कर आओ, ठीक है। उर्दू पेपर तो वैसे भी बड़ा लेंथी होता है, कॉम्प्रीहेंसिव होता है, और आप लोगों ने इसको जितना लंबा कर सकते हो, जितना घसीट सकते हो पेपर को, उतना ही घसीटो आप लोग, ठीक है, उतने आप लोग के नंबर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं कि एक ही बात को बार बार करते जाओ,
हर एक बात जो होती है दूसरी बात से मुख्तलिफ होनी चाहिए। ये सारा कुछ आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। 3 मज़मून आने अक्सर क्या होता है, तीनों के तीनों बच्चों को मज़मून आ जाते हैं, और अक्सर क्या होता है तीनों के तीनों मज़मून आए नहीं होते, पता ही नहीं होता, कि नाम ही नहीं पड़ा होता कि मज़मून क्या होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका कैसे प्रोवाइड करूँगी, इंशाअल्लाह आप लोगों को उसी में से मज़मून आ जाएगा। और लास्ट पार्ट होता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर उन्होंने आपको एक इबारत दी होती है और आप लोगों ने करनी होती है उसके क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। इस इबारत के बारे में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और इसको बहुत लाइट लेते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, जब हम थे हम भी इसको बहुत लाइट लेते थे, और जब पेपर करने गए तब हम लोगों को पता चल गया, हमारे 14 तक रोशन हो गए कि कितनी मुश्किल चीज़ थी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हमारे ज़हन में होता है कि बस ऊपर तो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, हम आसानी से लिख सकते हैं। नहीं, इसके लिए ये क्या करते हैं कि आप लोगों को 5 उन्होंने अगर आपको क्वेश्चन दिए वो सारे मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने उनमें से ढूंढ ढूंढ के अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, उन्हीं लाइनों को आप लोगों ने चेंज करके आप लोगों ने वहाँ पर लिखना होता है। और आप लोग कुछ सोचो कि ये वाला जो आंसर है इसमें भी आ सकता है, ये वाला इसमें भी आ सकता है, और वहाँ पर रेपिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो चेकर जो होता है उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता, उसको अच्छा नहीं लगता कि बच्चे ने रिपीट करके एक चीज़ लिखी हुई है। तो फिर आप लोग चाहिए आप लोग उस पैसेज को अच्छी तरह पढ़ो और फिर उसके आंसर्स करो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने तैयारी अपनी स्टार्ट कैसे करनी है। ओके बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी है, फर्स्ट थिंग टू बी डन, सबसे पहले आप लोगों ने करनी है अस्बाक की तशरीह। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अस्बाक की तशरीह करनी है। जितने भी आप लोगों के अस्बाक आते हैं आप लोगों ने उन सब अपनी गाइड बुक पकड़नी है और शुरू हो जाना है। अब ये नहीं कि हर एक पैसेज को मुकम्मल तौर पर पढ़ना है, आप लोगों ने ऊपर से एक पैसेज पढ़ना है और आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों को अपने जहन में रखना है कि हाँ इसके अंदर मैं क्या क्या बात लिख सकता हूँ, क्या क्या बात नहीं लिख सकता हूँ। मीन्स कि आप लोगों ने स्कीमिंग करनी है। स्कीमिंग कहते हैं ऊपर से देख के एक दफ़ा नजर में पढ़ना, ठीक है। उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव ना करना, बल्कि थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने उसको पढ़ना है और आप लोगों के पास 4-5 घंटे के लिए वो महफूज हो गया, ठीक है। जगह पेपर दे के आओगे तो फिर ठीक है भूल गया, तो आप लोग इतनी जल्दी आप लोग याद से नहीं रख सकते, ठीक है। आप लोगों ने स्कीमिंग करनी है और अस्बाक की तशरीह जो है वो आप लोगों ने सबसे पहले करनी है तैयार, ठीक है। पहले चैप्टर से स्टार्ट करना है आप लोगों ने और एंड चैप्टर आप लोगों ने जाना है, ठीक है। और अच्छी तरह हर एक अस्बाक की आप लोगों ने तशरीह कर देनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मुसन्निफ का नाम क्या है, ठीक है, सबक का नाम क्या है, इसकी तसनीफ क्या है, इसकी मुसन्निफ कौन है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, माखिज़ क्या है इसके, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग ये करने हैं, तकरीबन 3 से 4 घंटे जो हैं आप लोगों ने विदाउट एनी ब्रेक आप लोगों ने अपनी अस्बाक की तशरीह को देने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है। इसके अंदर आप लोगों को जो कोट्स आ रही हैं वो आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी उन्होंने बीच में शेर व शायरी की हुई है, कोई चीज़ आ रही है रिस्पेक्टिवली किसी चीज़ से रिलेटेड। अब देखो सपोज आप लोगों का एक चैप्टर है नज़रिया पाकिस्तान, आप लोगों का एक ऐसे भी आएगा तहरीके पाकिस्तान। अब देखो कितनी चीज़ें मिलती होती हैं। अब नजरिया पाकिस्तान में उन्होंने कोई आपको पैसे देते तो क्या आप लोग उससे चीज़ें रिलेट करके नहीं लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही आप लोगों ने उर्दू पेपर बेसिकली होता यही है कि जो चीज़ें कहीं से मिल रही हैं वो उठा उठा के आपस में मिक्स करके लिख देनी है, ये होता है उर्दू पेपर। अगर सपोज आप लोगों की गज़ल की कोई तशरीह है, ठीक है। अब एक सपोज फराग गोरखपुरी आपकी एक शायर है, ठीक है, उन्होंने एक गज़ल दी जिसमें उन्होंने अल्लाह की बात आने के जिक्र किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब वही चीज़ अल्लामा इकबाल ने अपनी एक गज़ल में कर दी है, ठीक है। उन्होंने भी कहा है कि अल्लाह पाक की बात आने, तो उन्होंने जिक्र कर दिया, तो आप लोग आपस में उनके शेर जो है वो इंटरमिनल करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जो कि उर्दू पेपर में बहुत नेसेसरी होती है, और टीचर्स जो होते हैं बच्चों को ये चीज़ सिखाते ही नहीं है कि आप लोग ये चीज़ करनी कैसे है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि बस ठीक है उर्दू का पढ़ा और किताब बंद कर दी और जहन से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसको निगलेक्ट कर दिया, भुला दिया। बल्कि नहीं, उर्दू और इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है कि आप लोगों ने अपनी प्रीवियसली बेस्ड नॉलेज में से जो पढ़ते जा रहे हो उसको जहन में रखते जाना है, और जो आगे आने वाली चीज़ें उसके अंदर उसको मिक्स करते जाना है, और इसी तरह फिर आप लोगों का डिटेल या कम्प्रीहेंसिव पेपर जो होता है वो बन जाता है, ठीक है। इस बाकी तशरीह को 3-4 घंटे आप लोगों ने इंशाअल्लाह आप लोगों की तशरीह जो है बहुत अच्छी तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आप लोगों का सप्ली का पेपर है, तो मेनली आप लोगों ने किसी चीज़ पर गौर करना है कि आप लोग पासिंग मार्क्स जो है वो सिक्योर कर लो, ठीक है। असबाक की तशरीह करने के बाद बच्चों आप लोगों ने आना है सेकंड थिंग पे, जो कि है आप लोगों की नज़मों की तशरीह। नज़मों की तशरीह के लिए भी आप लोगों को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर 2 घंटे जो होंगे वो आप लोगों की नज़मों की तशरीह के लिए एनफ होंगे, ठीक है। नज़मों की तशरीह के लिए आप लोगों के पास 2 घंटे मेरे ख्याल से ज़्यादा है, 1.5 आवर भी लगाओ तो आप लोग नज़म की तशरीह आसानी से कर सकते हो। क्योंकि नज़में जो होती हैं बेसिकली क्या होता है, एक नज़म का सबसे अच्छा तरीका होता है ना करने का, वो क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। नज़म का शेर पढ़ो और उसका मफ़हूम याद करो, बस। जब आप लोग मफहूम देख लोगे ना तो आप लोगों के ज़हन में चीज़ें बनती रह जाएंगी, बनने स्टार्ट हो जाएंगी कि हाँ भाई इसके अंदर क्या उन्होंने बात बयान की है, हम इसको किस तरह मोल्ड करके लिख सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका ये क्या होता है कि नज़म के अंदर एक ही बात चल रही होती है। सपोज अगर आपकी नज़म में बरसात की बहार है तो पूरी की पूरी नज़म के अंदर एक ही बात चल रही होगी, ठीक है। ये बहुत ईजी होता है। अगर सपोज आपकी नज़र में मैदान करबला में सुबह का मंजर, तो आप लोगों के पूरे उसके अंदर एक ही बात चल रही होगी।
تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ نظم کا ایک یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ ایک کچھ 4-5 شعر یاد بھی کر لیتے ہو تو آپ پوری نظم کے اندر اس کو بات کو فولڈ کر کے آپ لوگ اس کے اندر لکھ سکتے ہو. اب مفہوم کے لیے میں کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ ہر ایک شعر جو ہوتا ہے وہ دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ سب کے مفہوم ایک جیسے ہوتے ہیں. اس بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو نہیں آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کو ورڈز نہیں آتے ہیں، ان کے میننگ نہیں پتا ہوتے ہیں جب وہ شعر میں استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے مفہوم پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر انہوں نے کیا بات بیان کی گئی ہے. اس کے بعد بچوں آپ لوگوں نے آنا ہے غزل کی تشریح کے اوپر. غزل کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کس طرح آپ لوگوں نے اس کی تشریح کرنی ہے. شعر پڑھنا ہے، اس کا مفہوم پڑھنا ہے کہ اس نے کیا بیان کیا ہوا ہے. اگر تو آپ لوگوں کو پتا کہ اس نے میں بھوک کی بے رخی کا ذکر کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کے پاس اتنا تو آپ لوگوں کے پاس دماغ ہوگا کہ کتنے میں بھوک کی بے رخی کے شعر ہیں. جو مرضی ڈالو ہر ایک شعر میں بھوک کی بے رخی پہ آ ہی جانا. ٹھیک ہے، اگر سپوز شعر جس کے اندر اللہ کے بتانے کی ذکر کیا ہے تو آپ لوگ حمد کے شعر بیچ میں لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اگر کسی شعر میں آپ وسلم کا ذکر کیا گیا تو آپ لوگ اس کا لکھ سکتے ہو کہ شعر نعت سے لے کر. اگر کسی شعر میں انہوں نے شاعر نے ذکر کیا ہوا غزل کے اندر کہ انسان کو دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے، خدمت خلق کے اوپر اس نے کوئی لکھا ہوا ہے یا انسانیت کی خدمت پہ لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کے پاس اتنے شعر ہیں انسانیت کی ہمدردی کے لیے، اتنے ایگزامپلز ہیں ریئل لائف کے اندر، آپ لوگ اس کے اندر لکھ سکتے ہو چیزیں. تو بیسیکلی کیا میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس طرح مولڈ کر کے فولڈ کر کے آپ لوگوں نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ لکھنی ہیں. ٹھیک ہے، تبھی آپ لوگ جلدی سے تیاری کر سکو گے. ٹھیک ہے، نظم بھی ہوگی غزل بھی ہوگی. اب دیکھیں بچوں، جب آپ لوگوں نے اپنے اسباق کی تشریح کر لی نا تو آپ لوگوں کے کویشچن آنسر جو تھے وہ آٹومیٹکلی تیار ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ چلے کیا کانسیپٹ ہے. اب آپ لوگوں نے آنا ہے خلاصات کے اوپر. اگر تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم بچتا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ لوگ سارے کلاسز جو ہیں وہ پڑھ لو. لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں بچتا ہے تو میری طرف سے جو میں نے آپ کو کلاسیں پرووائڈ کر لوں وہ بھی کر لو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا 1 یا 2 کلاسز میں سے آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ وہ کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو، میں آپ کو کیسے پہ نیکسٹ پرووائڈ کر رہی ہوں. آپ لوگ وہ کلاسات کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو. لیکن اگر تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے یا پھر اگر آپ لوگوں نے کلاسات پہلے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ تیاری تو کی ہوگی پہلے کیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ لوگ اپنے سارے کلاسات لاسٹ میں کر لو. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی بھی آپ لوگ ایسے رسک مت لو. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آتا ہے لاسٹ پارٹ مضمون کا. ٹھیک ہے، مضمون کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ اگر تو آپ لوگوں نے کچھ مضمون پہلے کیے ہوئے ہیں، جیسے سپوز اگر آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے مضمون عیدین، لیکن اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ یا کوئی آپ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو گیسٹ پرووائڈ کیا گیا ہے اس کے اندر عیدین انہوں نے نہیں شامل کیا ہوا لیکن آپ لوگوں نے عیدین پہلے کیا ہوا ہے، تو بچوں اس کو رسک لینے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. میں بار بار کہتی ہوں کہ جو چیزیں آپ لوگوں نے پہلے کی ہوتی ہیں وہ گیسٹ پیپر کے پیچھے لا کے وہ چھوڑنی نہیں چاہیے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ چیزیں کور کرنی ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں نے خود کی ہوتی ہیں. میرے ساتھ بھی اکثر ایسا کیا ہوتا تھا کہ میں اکثر بچے کہتے ہیں کہ یہ چیز آنی ہے وہ چیز آنی ہے، ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ چیز کر لو یہ امپورٹنٹ ہے، تو میں اپنی چیزیں چھوڑ کے وہ کرنے لگ پڑتی. تو کیا ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے یاد کی تھی ریوائز کی تھی وہ تو میں کر ہی نہیں پاتی تھی. ٹھیک ہے، وہ میں لکھ ہی نہیں پاتی کیونکہ میں نے تو چھوڑ دیا اسکپ کر دیتا اور وہ اکثر وہی چیز آ جاتی ہے. تو میں اس لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ گائڈ کرتی ہوں کہ جو چیز پہلے خود کی ہوتی ہے نا اس کو یاد کیا کرو. سپوز آپ لوگوں نے عیدین ایسے کیا کہ گیسٹ پیپر میں یہ پرووائڈ نہیں کیا گیا تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے عیدین کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو چیز آپ لوگوں نے پہلے کی ہوئی ہے پہلے وہ اٹیمپٹ کرنی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے گیسٹ پیپر کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں لاسٹ ورڈ کی طرف آتی ہوں جو کہ ہے آپ لوگوں کا عبارت کا مضمون. اب بچوں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اپنے ذہن میں رکھ لو. سب سے پہلی بات کہ پورے پیسج کے اندر ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ. بچے کسی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے اپنی طرف سے کچھ چیز ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پیسج سے بالکل ریلیٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. پیسج کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس پیسج کے اندر پیراگراف کے اندر ایک ہی بات چل رہی ہوگی. اب کویشچن جو ہوتے ہیں ملتے جلتے ہوتے ہیں. 2 سے 3 بار آپ لوگوں نے پیسج اس طرح پڑھنا ہے. اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ آپ لوگ پہلے باقی چیزیں اٹیمپٹ کر لو، اس کے بعد میں تو آپ لوگ کویشچنز بعد دیے ہوں گے، آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہو اس پیسج کو بھی. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا کنسیپٹ ہوگا. چیزیں سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پیسج کو 3 سے 4 بار اچھی طرح پڑھنا ہے، اس کو انڈر لائن کر کے بھی دیکھنا ہے کہ ہاں یہ والی بات تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اس کے تھوڑے سے سینونیمز بن سکتے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا چینج کر سکتا ہوں. یہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کویشچنز پڑھنے ہیں. کویشچن جو ہوں گے آپ لوگوں کو سارے لگ رہے ہوں گے سیم سیم، جسٹ بینگ آنیسٹ. ان کی بات جو ہوگی کویشچن ڈفرینٹ ہوگا لیکن ان کے آنسر سیم ہی ہوں گے. سپوز اگر کوئی پیسے آ رہا ہے جس کے انہوں نے کہا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ آپس میں برابر ہیں. اب جو کویشچن ہوں گے نا وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوں گے کہ ترکی کے مسلمانوں کو کیا کہا گیا، فلسطین کے مسلمانوں کو کیا کہا گیا، پاکستان کے مسلمانوں کو کیا کہا گیا. انہوں نے بات ایک ہی کرنی ہے لیکن ڈفرینٹ مختلف زاویے سے کر دینی ہے. تو آپ لوگوں نے نوٹس کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح بات کو فولڈ کرنا ہے، کس طرح بات کو مولڈ کرنا ہے کہ بات وہی رہے لیکن پیسے سے ریلیٹ کر جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے آپ لوگوں نے پیسج کی جو کویشچن آنسر ہیں ان کو اٹیمپٹ کرنا ہے. تو اس طرح آپ لوگوں کا پیپر جو تیار ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ بہت آسانی سے آپ لوگ اپنے پاسنگ مارکس جو ہیں وہ سیکیور کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں اپنے گیسٹ پیپر کی طرف.
ओके बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट एसेज हैं अलामा इकबाल, यौम ज़ादे, वालिदैन की खिदमत, मेहनत की बरकतें, वक्त की बंदी, तालीम में निस्वां, कायदे आज़म, सैलाब की तबाहकारियाँ, देहाती और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क, कौमी इत्तेहाद, तहरीक पाकिस्तान, तम्बाकू नोशी के नुकसान, साइंसी करिश्मे, मसला कश्मीर और बरसात का मौसम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इंशाअल्लाह एक ऐसे जो है इसमें से ज़रूर आएगा। अगर आप लोगों ने सपोज आब ज़मज़म ऐसे किया हुआ है, ठीक है, और वो मैंने यहाँ पे कैसे पेपर में प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने आब ज़मज़म फिर भी कर लें। जो चीज़ें मैं पहले बार बार मैंशन कर रही हूँ, जो चीज़ें आप लोगों ने पहले की हुई हैं, उनके बारे में कोई रिस्क नहीं लेना। अब मैं वो कुछ क्लासेज प्रोवाइड करती हूँ। और सॉरी, ये ऐसे भी आप लोगों का है एक दिलचस्प सफ़र, चुगलखोर, नज़रिया पाकिस्तान, नामदेव माली, पाकिस्तान की शहजादी, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुलम्मा और अली बख्श। इंपॉर्टेंट 3 खुलासाजात बच्चों इसमें से, ये खुलासाजात आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करने। बाकियों के बेशक आप लोग मिस कर दो, लेकिन इनके खुलासाजात आप लोगों ने हरगिज़ मिस नहीं करने। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई एक ऐसे खुलासाजात 2-3 पहले आप लोगों ने किए हुए हैं, या आप लोग अभी कर चुके हो, या मेरा केस पे प्रोवाइड हो रहा है, तो उनको भी आप लोगों तक देख लेना है, ठीक है। हो सकता है इसमें से ना आए, उनमें से आ जाए, ठीक है, तो रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था बच्चों उर्दू पेपर कि आप लोगों ने किस तरह अपना अटेम्प्ट करके आना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उर्दू में गेस्ट पेपर के अलावा होती है अटेम्प्टिंग। जो बच्चा अटेम्प्ट पेपर उर्दू का अच्छे तरीके से करके आता है उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जितना पेपर लेंथी होगा, जितना पेपर कॉम्प्रीहेंसिव होगा, बच्चे उतने अच्छे तरीके से अपने मार्क्स हैं वो आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आज की इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं एक नई छोटे साइड में, उससे ज़्यादा के लिए फी अमान अल्लाह।